हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्केल। जैसे कि हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंसेस की प्रीवियस क्लास में, तो उसी क्लास को रिज्यूम करते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टाइम के अकॉर्डिंग उसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज उन 5 फॉर्म्स के बारे में। देखिएगा, प्रेजेंट। तो आज हम पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। जब प्रेजेंट सीख जाएंगे आप तो पास्ट और फ्यूचर ऑटोमेटिक सीख जाएंगे और सेम कॉन्सेप्ट चलेगा उनमें। थोड़ी बातें होंगी जो एक्स्ट्रा अलग होंगी, जैसे कि प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, जिसको कल हम बात कर रहे थे कि आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है। आप जैसे भी समझे वैसे समझ लेना, समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये समझिएगा, बहुत इजी है, पहले समझ लेते हैं कौन सी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी फर्स्ट और वी फिफ्थ। वी फिफ्थ आपको पता है एस या ई एस लगा करके बनाई जाती है, क्योंकि यह सिंगुलर हो जाती है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सिंगुलर फॉर्म। और ये जो होती है आप वी फर्स्ट, ये नेचुरली पैदाइशी प्लूरल है। चलिएगा, कॉन्टिन्यूअस को चाहिए आपको वी फोर्थ, यानी वो आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको पार्टिसिपल बनाते हैं या जीरेंट बनाते हैं, वो बात की बात है। अभी देखिएगा, परफेक्ट को चाहिए आपको वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, तो वी फोर्थ ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब इनको आप नेगेटिव, क्योंकि देखो टेंस को जब आप सेंटेंस को बनाते हो तो उसमें आपका उसे दो तरह से बनाते हो, आप 3 कह सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। कोई सा भी टेंस लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट को और सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, सुनना गौर से। सिंपल प्रेजेंट और आगे जब पास्ट पढ़ेंगे और सिंपल पास्ट, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, उनको छोड़ दिया जाए पूरी इंग्लिश में। अफर्मेटिव सेंटेंस में उनमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नहीं तो जितने भी आपके टेंसेस हैं, उनको आप 3 कहो, उनको आप 12 कहो, उनको 4 कह दीजिएगा, जो भी आपको कहना है। नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो और चाहे वो अफर्मेटिव हो, सभी में आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो आती है। अब देखिएगा, दोबारा समझिएगा। प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट और पास्ट का सिंपल पास्ट, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, उन्हें छोड़ करके जितने भी आपके सेंटेंस आप बनाओगे, किसी भी टेंस में जाएंगे आप, वहां पर बिना हेल्पिंग वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। केवल यहां अफर्मेटिव बनता है वी फर्स्ट वी फिफ्थ से, और जब पास्ट पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, वहां सेकंड फॉर्म से बनता है। लेकिन जब आप बनाएंगे आगे कोई सा भी इन 2 को छोड़ करके, अगर आप गिन ले, मान लीजिए 12 में से कितने बचे, 10, उन 10 के 10 में आपको हेल्पिंग वर्ब आनी ही है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो मैं बता देता हूं, यहां पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब यानी जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी वो डू और डज है। बहुत इजी है समझना। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप या कॉन्ट्रास्ट में, यहां पर इज, आर और एम, और वही वी फोर्थ हमने रखी है पहले। परफेक्ट की बात अगर करें आप, वी थर्ड वाली, तो जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यानी इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो आपकी हैज या हैव लेता है,
टेंस, और वी थर्ड तो है ही, वी थर्ड बताऊंगा कब बनेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, वी फोर्थ है ही, तो यहां देखो इसका नाम परफेक्ट है और यहां भी परफेक्ट है, तो परफेक्ट है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हैज तो चाहिए चाहिए, तो लिख देते हैं हैज या हैव। फिर आगे कॉन्टिन्यूअस भी है, और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको इजारम चाहिए, और इजारम चूंकि हमने वहां यूज कर लिए हैं, और यहां पर परफेक्ट है, और परफेक्ट को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो यहां पर थर्ड फॉर्म भी चाहिए एक। अब थर्ड फॉर्म कहां से लाए, दूसरी बात कॉन्टिन्यूअस भी है और इसको आईएनजी फॉर्म भी चाहिए, इसलिए सारे इसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए मैंने कल भी बताया था आपको, परफेक्ट है, हैज चाहिए, उसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इस इजारम की ही थर्ड फॉर्म हम लगा लेते हैं बीन, चूंकि इसकी बीन होती है, और आगे कॉन्ट्रेस भी है, तो आगे इसमें बी फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। कोई अलग से नहीं आया कि आपको रटने की जरूरत है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि क्यों बना रहे हैं और कहां से आया, ऐसा नहीं, हम मानते हैं इस बात को कि ओमनीवोरस लैंग्वेज है, यानी बहुत सारी लैंग्वेज से मिलकर बनी, जिसको कहते हैं सरभक्षी, सब इसमें थोड़ा 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 मिक्स है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सकते। तो देखिएगा यहां पर डूडस, यहां पर इजारिम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, यहां पर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और यहां पर हैज हैव रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ परफेक्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, और आगे परफेक्ट को थर्ड फॉर्म भी चाहिए तो बीन आएगा, क्योंकि इजारम की जरूरत पड़ेगी तो बीन आएगा, इजारम रख नहीं सकते हैं, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है इसलिए यहां पर वी फोर्थ भी चाहिए आईएनजी फॉर्म। तो ये है वो कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो मान लीजिए हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, मान लो पहले सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस बनाते हैं हम कि ही इंग्लिश, देखो ये बिल्कुल जीरो लेवल है, वो भी समझ सकते हैं जिनको बिल्कुल ये समझते हैं कि इंग्लिश आती नहीं है और कभी समझ ही नहीं आई है, ये गारंटी 100% आएगा। तो मैंने आपको बताया तो शुरू में जीरो से चलेंगे हम और आगे एडवांस भी चलेंगे, अभी ये समझ लीजिएगा। तो ही इंग्लिश, तो मान लीजिए हमें ये रखना होगा टीच या टीचेस, अभी केवल प्रेजेंट पे फोकस करते हैं यहां, वो भी सिंपल प्रेजेंट पे, क्योंकि ये क्योंकि नाम इसका सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपली जो प्रेजेंट पे काम होते हैं दिन में, रोजाना, कभी कभी, ऑफन, रेगुलरली, ऑलवेज, ये जैसे कल बात कर रहे थे आप, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल, वो सब लिखाऊंगा, अभी तो केवल देखिएगा। तो ही इंग्लिश, तो ये देखिएगा कि ये जो वर्ब है प्लूरल है और एक वर्ब यहां पर सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका डूअर है काम करने वाला, तो यहां आपको दो तरह से मिलेगा, ये सिंगुलर होगा या वो प्लूरल होगा। अगर वो काम करने वाला जो डूअर है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वो अगर सिंगुलर है तो उस वर्ब में आप उसे भी सिंगुलर, उस वर्ब को भी आप सिंगुलर बनाएंगे, और सिंगुलर बनाने का आपको पता है एस या ई एस उस वर्ब में जोड़ देते हैं। अब ई एस ऐसे जुड़ता है, वो स्पेलिंग के रूल है, वो ई एस आता है स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ऐसा आता है, लेकिन वो आता है एस या ई एस में से वो भी आगे बताऊंगा आपको जब स्पेलिंग की बात करेंगे। और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आप वी फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि वी फर्स्ट हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, तो आपको वी फर्स्ट रखनी है। अब देखिएगा यहां पर ही है, इंग्लिश को वो पढ़ाता है, और ये है आपकी वी फर्स्ट, और ये होती है आपकी प्लूरल, और ये है टीचर्स, इसमें लग रहा है ई एस, ये आपका सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, टीचर्स ही आएगा, तो ही टीचर्स इंग्लिश। क्लियर? देखो अब मैं फिर बता रहा हूं, ये जीरो है बिल्कुल, ये नहीं कि यही पढ़ना, ये तो बिल्कुल जीरो है, इससे जीरो नहीं हो सकता कुछ। आगे एडवांस में चलेंगे तो आपको मजा आएगा। आपने देख भी लिया होगा, मैं कल या परसों बात कर रहा था ऐसी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी। अब मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, देखो इसी को सेम, यहां एक ऑप्शन और मिलता है, यहां देखिएगा, तो ही इंग्लिश, तो मान लीजिए लगाना ही डो नॉट टीच या डज नॉट टीच या डज नॉट टीचेस। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको,
कि ये लेवल बिल्कुल जीरो है, ये उनके लिए है जिनको कभी इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है। ये 100% है, अब समझ में आ जाएगी, आगे भी बढ़ेंगे फिर। अब देखिएगा सब्जेक्ट तो पहले ही बता दिया आपको सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है आपका डू और डज। देखिए डू और डज, मुझे बताइएगा डू आपका प्लूरल है, जैसे कि आपका टीच प्लूरल है, इसमें ईएस लगाया सिंगुलर बन गया, तो डू में देखिएगा क्या लगा हुआ है, डू में ईएस लगाकर ही तो आपका सिंगुलर हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका सिंगुलर। समझ गए? जैसे कि आपने यहां ही के साथ टीचेस रखा, ऐसी जब यहां नेगेटिव बनाओगे तो ही के साथ डू नॉट रखेंगे या डज नॉट, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डू तो प्लुरल है, और डू में एस एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा डज, तो ही डज। क्लियर? डज, तो इसको ये तो नहीं आएगा। अब आगे थे डज नॉट और डज नॉट दो जगह। अब आगे एक टीच है और एक टीचेस है, तो जब डू में पहले ही एस एस लग गया तो फिर आपको टीच में एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो फिर कौन सा ऑप्शन हुआ, ही डज नॉट टीच, ये वाला। आप समझ में आया होगा आपको कि वो चक्कर क्या है कि डू नॉट डज नॉट के साथ एस एस क्यों नहीं आता। दोबारा समझिएगा, क्योंकि डू का ही सिंगुलर डज है, तो जहां पर सिंगुलर आएगा वहीं पर डज आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, और जब डज आ जाएगा सिंगुलर ले लेगा वो अपने साथ वर्ब, तो फिर आगे उसमें एस डालने की जरूरत नहीं है। डू नॉट आया नहीं, डज नॉट आ सकता था, लेकिन यहाँ टीचेस जो गलत है क्योंकि इसमें डज पहले ही सिंगुलर हो गया है, इसलिए डज नॉट टीच, ये हुआ आपका नेगेटिव। क्लियर? अब मान लीजिए इसी को हमें क्वेश्चन करना है, पहला सेंटेंस था वो इंग्लिश पढ़ाता है, दूसरा सेंटेंस होगा वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना, आपको पता है क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपको उसी सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई उसी से करते हैं शुरू। अब देखते हैं, मान लीजिए इसी को करते हैं, ही टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा ही सिंगुलर है, अब हमें यहां शुरू करना है डू या डज। देखिएगा ये बिल्कुल जीरो लेवल है, ये जो बच्चे आपके एकेडमिक लेवल पे हैं, 6th में है, 5th में, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 12th कुछ भी है, और चाहे कॉम्पिटेटिव की शुरुआत करना चाहते हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल जीरो लेवल है। तो देखिएगा डू ही टीच इंग्लिश या डज ही टीच। अब देखिएगा ही सिंगुलर है, बात किसकी हो रही है, सिंगुलर की, और जो सिंगुलर होगा तो वहां पर सिंगुलर ही आएगा। अब देखो इनमें से कौन सा सिंगुलर होता है, डू तो प्लूरल होता है और डज होता है सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है डू तो नहीं आएगा, तो फिर क्या है डज, इसलिए यहां पर डज होता है, डज ही टीच इंग्लिश। बोलो यहां तक बात समझ में आई नहीं है? देखो अभी मैं नहीं पढ़ा, अभी तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बाकी है, ये केवल मैंने बताया कि कैसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी और वर्ब को कैसे डालेंगे, ये बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। आगे कॉन्सेप्ट चलेगा, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी जहां आपको लगेगा कि इंडेफिनिट दिख रहा है नहीं, यानी सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है नहीं, कहीं इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, कभी परफेक्ट, अभी तो आगे बढ़ना है बहुत सारे। लेकिन रूल्स की बात अगर करें तो रूल्स से काम चलने वाला नहीं है, केवल रूल्स से तब तक काम चलेगा जब तक आप वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे इसमें टाइम डाला जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा एडवांस होगा तो आपके रूल्स वहां पर काम नहीं करते, वहां पर कॉन्सेप्ट काम करता है, वहां पर आपका फीलिंग काम करती है, फील करना पड़ता है, वहां पर आपके थॉट्स काम करते हैं। तो देखिएगा यहां तक। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव बनाना चाहता हूं, देखिएगा, तो इंटरोगेटिव करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे कि डू और डज बन गए, इसी को मैं आपको मान लीजिए क्वेश्चन करना चाहता हूं, और जो सेकंड टाइप होते हैं, मान लीजिए व्हाट डज ही टीच इंग्लिश। अब देखिएगा सेंटेंस में कुछ गड़बड़ सी लग रही है, वही आपको बताना। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, चलो खैर लिखना तो कुछ और चाहता था मैं, लेकिन बन गया। अब इसी को देखते हैं, उसे पूछे व्हाट डज ही टीच इंग्लिश। अब देखिएगा यहाँ पर ही है, ही के अकॉर्डिंग डज आ गया, ठीक है। जब डज आ गया तो वर्ब में एस एस नहीं आया, ये भी ठीक है। उससे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन करने के लिए भी ठीक है। तो व्हाट डज ही टीच इंग्लिश, और फिर आगे इंग्लिश भी आ रही है, तो ये देखिएगा थोड़ा सा, क्या ये सेंटेंस थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है क्या, क्या ठीक सा लग रहा है, या इंग्लिश की जरूरत है?
हाँ, आपको पता है कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, आपको पता है क्योंकि व्हाट यहां पर आ गया तो फिर इसकी जरूरत है नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये कहना चाहता है कि वह क्या पढ़ाता है, तो व्हाट डज ही टीच, जब उसको पता ही नहीं है तो फिर इंग्लिश आप डाल नहीं सकते। अब देखो ये सेंटेंस बन गया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुनिएगा गौर से। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में कभी कभी पैसेज वगैरह से, इसे आप इंटरोगेशन कहते हैं। देखो थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं, क्योंकि अभी तक बच्चों वाली बात चल रही थी, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इंटरोगेशन कहते हैं इसे, एरोटेमा भी कहते हैं इसे। लो जी, एक और मैंने बात बता दी। अब ये क्या है? इंटरोगेशन, इसको एरोटेमा भी कहते हैं, और इसको आपने कभी फिगर ऑफ स्पीच अगर पढ़ा हो, अब पता नहीं लिटरेचर में आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो इंटरोगेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एरोटेमा भी कहते हैं इसको, और इसका एक और नाम होता है जिसको आप रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। हाँ, रेटोरिकल क्वेश्चन। अब ये क्या आप बता गए, यू कहेंगे सर बीच में क्या कहां से फंस गया बात, अभी बताता हूं। देखिएगा यहां पर ये इंग्लिश का जो यूज किया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। इसको सुपरफ्लोस कहते हैं इंग्लिश में रूल। सुपरफ्लोस यानी जो खामे कहां रख दिया गया है तो उसकी जरूरत नहीं होती, उसका सुपरफ्लोस कहते हैं। यहां इंग्लिश की जरूरत नहीं तो एरर बन जाता है। जैसे कितनी बार हम कहें, मान लीजिए मैं कहूं कि मोहन आपका नाम क्या है, तो ये सेंटेंस सुपरफ्लोस है। यहां पर जरूरत नहीं है, जब मुझे मोहन का पता है तो फिर नाम पूछ नहीं सकते। और ये आपके एरर कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर ये पैसेजेस में जो अच्छे लेवल की पैसेज आती है, कभी कभी मान लीजिएगा आपका जो आरसी लेवल जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो क्वेश्चन है पैसेज से ये आपका रेटोरिकल क्वेश्चन है या नहीं है। तो रेटोरिकल क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा? जहां पर आपको अननेसेसरीली बात कोई पूछी जाएगी तो समझेगा वहां रेटोरिकल क्वेश्चन है। कैसे? अच्छा, रेटोरिकल होता क्या है? अब फिर यू कहोगे पता नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा है कुछ। व्हाट डज ही टीच इंग्लिश, ये तो आपको पता चल गया कि इंग्लिश की जरूरत नहीं है। देखो फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ी होगी, मालिक इसकी बात करते हैं। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा वो इन्वॉल्व करती है क्या, कि आस्किंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछती है कि नॉट टू इलिसिट एन आंसर, वो आंसर क्या को इलिसिट नहीं करना चाहते हैं, बट वो टू मेक अ पॉइंट, और या टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए। या द क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड, वो क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है फॉर ड्रामेटिक एफर्ट, जो ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए, सॉरी, और टू एम्फेसाइज ए पॉइंट, या किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए। क्योंकि वहां क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की जाती, केवल सॉरी आंसर की उम्मीद नहीं की जाती, केवल क्वेश्चन से काम चल जाता है। कैसे? जैसे सेंटेंस आपने देखा होगा कि who does not want to be rich। अब आपने खूब ये देखे होंगे, जो 12th जिसने किया है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए, तो हु डज नॉट वांट टू बी रिच। ईमानदारी से बताइएगा, अगर मैं कोई स्पीच दे रहा हूं, आपके सामने कुछ कह रहा हूं और बोल रहा हूं कि देखो बताइएगा मुझे बच्चों या मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, तो मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वो यूं कहेंगे कि हाँ वो आंसर देंगे उसका, तो वो केवल अपना कह देंगे हाँ बिल्कुल आपकी बात सच है, बस इतना कहेंगे। इससे ज्यादा की क्वेश्चन की, इसकी आंसर की कोई भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि हु डज नॉट वांट टू बी रिच। इसका मतलब इसी में आपका आंसर है, आप ये कहना चाहते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, क्योंकि आपको पता है आंसर भी इसका क्या है जो आपने क्वेश्चन पूछा। इसे कहते हैं रेटोरिकल स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में आता है लिटरेचर में जब पढ़ते हैं, जिसको आप इंटरोगेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहने लगूं क्या कि isn't it
Isn't it obvious? क्या ये क्लियर नहीं है, ऑब्वियस नहीं? तो इसके अलावा आप आंसर की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि आंसर वैसे ही आना जैसा आप सोच रहे हैं। चलो खैर वापस चलते हैं। तो याद रहेगा, इसको कहते हैं क्या? बोलो बोलो। इंटरोगेशन कहते हैं। इंटरोगेशन का ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां पर आप क्वेश्चन भी पूछे और आपको पता आंसर का भी पता, आप जो है उसमें वो क्वेश्चन तो पूछते हो लेकिन नॉट टू इलिसिट एन आंसर, आपको आंसर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट लेकिन टू मेक ए पॉइंट और टू एम्फेसाइज, या केवल पॉइंट बनाने के लिए, उसको केवल एम्फेसाइज करने के लिए, लोगों को परस्यूड करने के लिए कि हाँ जो आप बात करें वो बात बिल्कुल सच है। जिसे हु डज नॉट वांट टू बी रिच, तो आपको पता है कि सब यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सच है, सभी चाहते हैं। चलो खैर, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता क्या, रेटोरिकल स्पीच पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, आरसी में बता रहा हूं, वो पूछ लेता है कि किस तरह के, जैसे कि आपका टीचिंग से कंसर्निंग कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये क्वेश्चन कैसा है इसमें पूछ लिया, तो बताइएगा रेटोरिकल है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेशन में है, या कैसा है, या उसी तरह से, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसा है, रेटोरिकल क्वेश्चन है। वापस आते हैं, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था, बीच बीच में आ जाती है बातें। खैर वापस आते हैं, अभी मैंने केवल आपको ये बताया कि किस तरह से आपको सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, इंटरोगेटिव में उसकी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, और ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन करने के लिए वहां भी क्वेश्चन वर्ड पहले और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब। देखो वापस आते हैं, यहां बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, कॉन्ट्रास्ट, परफेक्ट और परफेक्ट वर्ब। बहुत ईजी है। सिंपल प्रेजेंट की बात हम करेंगे, थोड़ी सी बात की, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहां देखिएगा, ये कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जारी रहना, काम पे चलना। ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बहुत ईजी है, यहां से चलते हैं, उससे मैं बताऊंगा। कॉन्ट्रास्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट, इन तीनों की बात करते हैं। वो जो सिंपल प्रेजेंट है, कहेंगे सर वो क्यों नहीं, उसको करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग ही है, जो लेवल है उस टेंस का, वो देखने में बड़ा सीधा सा लगता है, नाम भी उसका सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन वो तो सिंपल होता नहीं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंग्लिश में जो टेंस है वो यही है, और दूसरे नंबर पे आपका सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ाना है। अब देखिएगा, ये बहुत इजी है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपको पता है इज़ारम के साथ बनता है, समझा देता हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो भी कोई काम चल रहा है, प्रोग्रेसिव एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन इन प्रेजेंट। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में जब ये बात बताई जा रही है उस वक्त वो काम चल रहा है, पक्की बात। कोई भी कह सकता है, इस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इसके नाम में प्रॉब्लम है, बिल्कुल फिक्स्ड है, अच्छा है कि कोई भी काम चल रहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि हाँ इस सेंटेंस का नाम गलत है और इसका फंक्शन गलत है, नेम भी सही है और फंक्शन भी सही। तो कोई भी एक्शन जब चल रहा हो उस वक्त जब सेंटेंस बोला जाएगा तो पक्की बात है 100% यही सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एक्शन इन प्रेजेंट। कुछ वक्त के लिए चलेगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट यह चले जाएंगे, वो बाद की बात है। अब जैसे ही वो काम चलते 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 फिनिश्ड हो जाएगा, ये हो बात, फिनिश्ड हो जाएगा तो वो तुरंत आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन काम चल रहा है और कुछ फिनिश्ड हो गया और कुछ अभी बाकी है, उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये पार्शियली फिनिश्ड है, पार्शियली फिनिश्ड। अभी कुछ काम रह रहा है और कुछ अभी होना बाकी, यानी बाकी है और अभी कुछ चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कोई बढ़ई है, वो मेज बना रहा है, ठीक है, आप आए, क्या चल रहा है भाई कि एक टेबल बनवा रहे हैं इनसे और ये टेबल बना रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर के बाद आए कि वो टेबल बन गई, कि हाँ वो तैयार हो गई, तो आपने कहा टेबल तैयार हो गई है, ये परफेक्ट हो गया, उसने टेबल बना दी है। लेकिन उसी के बीच में एक और आया, उसने कहा जी यहाँ क्या हो रहा है कि टेबल बना रहे, कब से यार हो गए होंगे 2-3 घंटे, तो अभी 2 या 3 घंटे से वो काम चल रहा है, तो अभी कुछ टेबल बन गई होगी ना, उसमें थोड़ा बहुत काम हो गया होगा और थोड़ा बहुत काम अभी बाकी होगा,
उसको कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रॉब्लम यहां है वो आपने रहा रही और चुका चुकी के चक्कर में आकर के वो गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि रहा रही यहां भी आना है और रहा रही यहां भी आना है, और इसमें आपके दिमाग में चुका चुकी है। अब प्रॉब्लम एक और है बात, क्योंकि काम मैंने उस दिन भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि काम हो गया है इसमें। अगर आप देखें यहां कि प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। अब ये बात बीच बीच में चलते चलते गड़बड़ हो जाती है, और आपका एक टेंस से पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं, और एक आपका पास्ट परफेक्ट। मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी बात, लेकिन समझिएगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में भी काम हो गया है, पास्ट परफेक्ट में भी काम हो गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो गया। लेकिन इसका नाम प्रेजेंट क्यों है, अब इसका राज क्या पता चलेगा। मान लीजिएगा मैंने कहा कि मैंने ताजमहल देख लिया है। अब जब देख लिया तो अब कौन से में बनाए, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए, पास्ट इंडेफिनिट में बनाए, पास्ट परफेक्ट में। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ये आपको हिंदी में समझ में आने वाले नहीं है, ये केवल इंग्लिश में समझ में आएंगे। तो यहां भी वही प्रॉब्लम है, देखने में इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि ये बात है कि काम फिनिश हो गया। फिनिश कब होता है, तो जो भी 1 सेकंड पहले हुआ हो, चाहे 1 मिनट पहले हुआ हो, वो पास्ट ही होता है, प्रेजेंट वो होता नहीं। अब इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों पड़ा, वो भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब भी कोई काम चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट, जैसे वो काम चलते चलते फिनिश्ड हो जाएगा, ये हुआ यहाँ फिनिश्ड, ये रहा, तो वो परफेक्ट बन जाएगा। और जैसे ही वो कुछ काम अभी चल रहा है, चलते चलते थोड़ा बहुत उसमें खत्म हो गया है और कुछ अभी बाकी है, उसी को कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए आपने देखा होगा कि टाइम डालने पर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाता है, जो मैं कल बता रहा था। तो उसी टाइम के साथ परफेक्ट कब जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब जाएगा, वो सब बात करेंगे। देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किससे बनेगा, इज आर एम के साथ, वो लिखा हुआ। परफेक्ट किससे बनेगा, हैज हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किससे बनेगा, हैज हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। पहले इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा आगे की बातें करेंगे। पहले थोड़ी सी बात समझो बस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मान लीजिए ये है कि आई एम क्लीनिंग माई रूम। कोई आया मेरे पास, उसने पूछा क्या कर रहे हो, आई एम क्लीनिंग माई रूम। क्लियर, काम चल रहा है। थोड़ी देर के बाद आपने वो काम खत्म कर लिया तो कहेंगे आई हैव क्लीन्ड माई रूम। मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया। और इसी के बीच में कोई आया, यार काफी देर हो गई, नहीं हुआ, कब से कर रहे हो तुम, तो आपने कहा कि आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम फॉर 20 मिनट्स। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। फिलहाल आई एम क्लीनिंग माई रूम, अभी काम चल रहा है। आई हैव क्लीन माई रूम, वो हो गया है। आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से रूम साफ कर रहा हूं। इसका मतलब यह है अभी साफ नहीं हुआ, कुछ साफ हो गया और कुछ रह रहा है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे कि प्रेजेंट के ये 4 टेंस हैं, ऐसी पास्ट में होगा, ऐसी फ्यूचर में होगा। कुछ चीजें एडवांस आएंगी, लेकिन पहले हमें बेसिक चीजें समझनी है। ये बेस से समझिएगा, बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर 0 से आपने शुरू किया, एडवांस लेवल तक भी पहुंचोगे, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ, बेसिक चीजें आपको पता नहीं है, तो फिर आपको एडवांस लेवल पर जब मैं लेके जाऊंगा, फिर आपको वहां प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और बातों को, ये जो मैं बता रहा हूं आपको और जो इसका कॉन्सेप्ट है, सही से समझते जाएं। और लगातार मैं क्लासेस आपके लूंगा, सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ। और आगे मैं अभी वोकैब का पोर्शन भी शुरू करूंगा, आगे आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला भी पोर्शन डालेंगे असिस वगैरह के लिए। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और प्लीज़ आप मेरे इस जो क्लासेस हैं, ये चैनल है नॉलेज स्केल, इसको शेयर करते रहें प्लीज़, आपसे गुजारिश है। और इसको सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक।